चलिए आगे बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म क्या है? तो ये आम तौर पर आप देखते होंगे कभी भी क्या होता है, किसी बॉडी में किसी जगह पर कोई कट लग गया, कोई घाव हो गया, किसी भी वजह से कोई घाव हो गया, तो देखते हैं कि ब्लड वहाँ से निकल रहा शुरू हो जाता है। लेकिन अगर वो ब्लड का बहाव बहुत कम है और डैमेज थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, तो कुछ देर में आप देखते हैं कि जो ब्लड है वहाँ पर धीरे धीरे क्लॉट होने लगता है, उसका कलर चेंज होने लगता है। ये बॉडी का हमारे का एक तरीके का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। किस लिए है कि अगर ब्लड, मान लीजिए कि आपका कहीं इंजरी हो जाती है या ब्लड कहीं से बॉडी में कट लग जाता है और ब्लड वहाँ से अगर नॉन स्टॉप निकलना, कंटिन्यूसली बॉडी से निकलना शुरू हो और वो क्लॉट ना हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, जितना भी बॉडी में ब्लड है वो मैक्सिमम ब्लड लॉस हो जाएगा और पेशेंट की जो कंडीशन वो सीरियस हो सकती है। तो उसको रोकने के लिए कि एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो, उसको रोकने के लिए हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म काम करती है जिसको बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। की ब्लड क्लॉटिंग एक्चुअली होती कैसे? आपने देखा होगा कि आपका कहीं का छोटा सा वाउंड लग जाए, कोई इंजरी हो जाए, तो कुछ समय बाद आप देखते हैं कि वो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का क्लॉट सा जम जाता है और वो क्लॉट एक्सपोजर के बाद जब वो लाइट में और उसमें हवा में एक्सपोज होता है, तो कुछ देर बाद आप देखते हैं, कुछ समय बाद, समय कितना भी लग सकता है उसमें, वो डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा इंजरी, कितनी ज़्यादा या कम है। तो आप देखते हैं कि वो ब्लड क्लॉट के ऊपर एक लेयर सी बन जाती है, एक ब्राउन कलर की एक लेयर से बन जाती है, इसको बोलते हैं स्कम, SCUM, स्कम लेयर बन जाती है। और कुछ समय बाद वो घाव थोड़ा सा वो सूखने लगता है, ड्राई हो जाता है। तो ये मैकेनिज्म बायोलॉजिकली बेसिकली होती क्या है? देखिए होता क्या है, मैंने आपको ये कि इसके माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश की। आप इसको एक्सप्लेन अपने शब्दों में खुद ही कर सकते हैं, इसको समझने के बाद बहुत आसान है। देखिए जैसे कोई इंजरी हुई, कोई भी कट लगा, कोई वुंड हुआ, कोई इंजरी हुई, तो इंजरी से क्या हुआ, जैसे इंजरी हुई तो वहाँ के जो टिश्यूज हैं वो एकदम से रप्चर हो गए, फट गए, वहाँ पे ब्लड वेसल्स एक्सपोज हो गए, ब्लड बाहर निकलने लग गया। ब्लड जब टिश्यूज एक्सपोज हो गए, रप्चर हो गए, ब्लड वेसल्स भी रप्चर हो गई और वहाँ से ब्लड बाहर निकलने लग गया, तो उनमें से ब्लड में हमने ऑलरेडी पढ़ा था प्लेटलेट्स। तो वो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, इन ब्लड वेसल्स में एक चीज पाई जाती है, एक फैक्टर पाया जाता है, बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज कौन करता है? प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करती है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बॉडी में एक इनएक्टिव प्रोटीन पाई जाती है जिसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। क्या बोलते हैं? प्रोथ्रोम्बिन। जिस भी एंजाइम के आगे, जिस भी प्रोटीन के आगे अगर प्रो लगा है तो वो हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में होती है। तो ये प्रोथ्रोम्बिन जो कि ऑलरेडी ब्लड में प्रेजेंट है, वो कैल्शियम आयन बॉडी में ऑलरेडी रहते ही है। प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव फॉर्म में है, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में और थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंस में एक दूसरी तरह की प्रोटीन में चेंज हो जाता है, इसको बोलते हैं थ्रोम्बिन। इंजरी हुई, ब्लड वेसल्स टिश्यूज रप्चर हुए, ब्लड वेसल्स एक्सपोज हुई, आरबीसी प्लेटलेट्स एक्सपोज हो गए, वहां पर प्लेटलेट्स एक सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, बॉडी में एक इनएक्टिव प्रोटीन पाई जाती है, इसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंस में और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में एक एक्टिव प्रोटीन में चेंज हो जाता है, इसको बोलते हैं थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन क्या करता है, बॉडी में और दूसरी एक सोलेबल फॉर्म में इनएक्टिव प्रोटीन पाई जाती है जिसको बोलते हैं फाइब्रिनोजन। ये वर्ड आया फाइबर से, धागे थ्रेड स्ट्रक्चर प्रोटीन होती है जो कि नॉर्मली सोलेबल फॉर्म में होती है, लेकिन वो प्रोथ्रोम्बिन की प्रेजेंस में एक इनसोलेबल प्रोटीन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाती है। प्रोथ्रोम्बिन की प्रेजेंस में फाइब्रिनोजन जो है, जो इनएक्टिव सोलेबल प्रोटीन है, वो एक एक्टिव इनसोलेबल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। और उसको इस पूरी जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को एक एंजाइम कैटालाइज करता है, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। ये आपको याद करने पड़ेंगे आपको। तो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में और थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में फाइब्रिनोजन जो इनसोलेबल प्रोटीन है, एक इनसोलेबल फाइबर लाइक स्ट्रक्चर को थ्रेड लाइक प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है जिसको बोलते हैं फाइब्रिन। ये फाइब्रिन क्या करती है, थ्रेड लाइक एक नेटवर्क बना लेती है, थ्रेड का पूरा एक नेटवर्क बना लेती है। और इस नेटवर्क में क्या होता है, जो भी बॉडी के ब्लड के जो डेड एलिमेंट्स हैं कि इसमें प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय हो गई, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो गए, तो वो आरबीसी और प्लेटलेट्स और जो ब्लड के एलिमेंट्स हैं वो जाकर उसमें ट्रैप हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे आपके घर में सिंक वगैरह है, उसमें कुछ आप उसमें सीव लगा कर रखते हैं, जालीनुमा एक स्ट्रक्चर लगा कर रखते हैं जिसमें कोई भी चीज़ जाकर ट्रैप हो जाती है। तो जितनी भी डेड सेल्स हैं वो वहाँ पर जाकर उसमें ट्रैप हो जाती है। उस नेटवर्क ऐसे इस तरीके का नेटवर्क बना लेता है। वुंड के ऊपर
और उसमें क्या होता है, ये ब्लड सेल्स जाके ट्रैप हो जाते हैं, और ट्रैप होने के बाद जब वो एक्सपोज होते हैं तो कुछ समय बाद वो धीरे धीरे करके सूखने लगते हैं एक्सपोजर में, और धीरे धीरे करने के बाद वो उस जगह पर वो ब्राउनिश कलर का हो जाता है। और ब्राउनिश कलर का होने के बाद कुछ समय बाद आप देखते हैं कि ब्राउन कलर का उसके ऊपर एक, जिसको बोलते हैं हिंदी में पपड़ी सी जम गई है, उसको बोलते हैं स्कम, और स्कम बाद में फिर धीरे धीरे उस घाव को पूरी तरीके से भर देता है। ये है ब्लड क्लॉटिंग का पूरा मैकेनिज्म। अब एक चीज़ और है कि इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बायोलॉजिकली देयर आर 12 फैक्टर्स जो उस पूरे मैकेनिज्म को कंट्रोल करते हैं। उन 12 के नाम आपको याद नहीं करने हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। मैंने 5 फैक्टर्स के नाम यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हुए हैं, नया उसमें से कुछ नहीं है, ये सारे वही फैक्टर्स हैं, अगर आप नाम देख लीजिए। थ्रोम्बोप्लास्टिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है, कैल्शियम आयन है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है। ये 5 फैक्टर्स के नाम याद कर लीजिए। और उसके इस चैप्टर का जो बचा हुआ कंटेंट है वो अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ आपका कोई कीमती सुझाव या कमेंट है तो उसके बारे में मुझे ज़रूर अवगत कराएं। मैं हूं आपका दोस्त अनुपम मिश्रा और चैनल का नाम है बायोलॉजी फॉर ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।